मेरे प्यारे छात्रों, मैं जी के अनुरागी साइंस फॉर ऑल वन डे एग्जाम में आप तमाम छात्र छात्राओं का अभिनंदन करते हैं। हम लोग स्टेट ऑफ मैटर को कंटिन्यू किए हुए हैं भाई। पिछले वीडियो में हमने फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग है केमिकल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पदार्थ की रासायनिक अवस्था, पदार्थ की रासायनिक अवस्था यानी केमिकल स्टेट ऑफ मैटर। देखो भाई, पदार्थ की रासायनिक अवस्था है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्योर स्टेट, दूसरा होता है इम्प्योर स्टेट। प्योर स्टेट के अंतर्गत हमारा आता है एलिमेंट और कंपाउंड, और इम्प्योर स्टेट के अंतर्गत हमारा आता है मिक्सचर। तो यहां पर देखो मैं लिखा है कि केमिकल स्टेट ऑफ मैटर, प्योर स्टेट और इम्प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में हमारा एलिमेंट और कंपाउंड है, और इम्प्योर स्टेट में हमारा मिक्सचर है। अब देखो भाई, ये एलिमेंट प्योर स्टेट में क्यों रखा गया, कंपाउंड को प्योर स्टेट में क्यों रखा गया भाई? तो अगर हम एलिमेंट को अगर जाने तो भाई आप जानते हो कि एलिमेंट जो है वह शुद्ध पदार्थ है जिसे हम और सिंपल फॉर्म में जो नहीं तोड़ सकते। यानी एलिमेंट इज ए प्योर सबस्टेंस दैट कैन नॉट स्प्लिट्स इनटू मोर सिंपल फॉर्म। तत्व को और सरल रूपों में तोड़ा नहीं जा सकता है। अभी तक जो ज्ञात तत्वों की संख्या है भाई, वो कितना है? 118 है। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। और हम ये जानते हैं भाई, एलिमेंट एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट। एलिमेंट जो है तीनों भौतिक अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस के रूप में पाया जाता है, द्रव के रूप में पाया जाता है, और गैस के रूप में भी पाया जाता है। वही बात हमने यहाँ पर लिखा है कि एलिमेंट कैन नॉट स्प्लिट्स इनटू मोर सिंपल फॉर्म। तत्व को सरल रूपों में नहीं तोड़ सकते हैं। 118 एलिमेंट्स आर नॉन टुडे। अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118 है। एलिमेंट एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट। तत्व जो तीनों भौतिक अवस्था में पाए जाते हैं। चलिए तो हम लोग देखिए भाई, इससे सॉलिड एलिमेंट है। तो सॉलिड एलिमेंट में जैसे आप देखते हो कि लोहा है आपका, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया भाई, ये सारे क्या हैं? ठोस एलिमेंट हैं। और इस प्रकार से अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में 105 जो है वो ठोस एलिमेंट है। उसके बाद लिक्विड स्टेट की बात करें, लिक्विड द्रव अवस्था में पाए जाने वाले जो एलिमेंट हैं वो दो एलिमेंट हैं। एक है हमारा मरकरी, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला मेटल है, और दूसरा है ब्रोमीन, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला मेटल है। बहुतों बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई कि बताइए कि वह कौन सा धात्विक तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो क्या बताएंगे? मरकरी। वह कौन सा धात्विक तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है भाई? तो हम क्या बताएंगे? ब्रोमीन। यानी हम ये कह सकते हैं कि देखो यहां पर क्या हमने लिखा है कि मरकरी इज मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। यानी मरकरी क्या है? मरकरी एक धातु है, मेटल है, जो किस स्टेट में पाया जाता है भाई? जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। उसी प्रकार से ब्रोमीन, ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक अधातु है। यहाँ पर हिंदी में भी मैंने लिख दिया भाई, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, और जो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु क्या है? मरकरी है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एटम, अब देखो कोई भी एलिमेंट है, जैसे मान लो भाई कि हमारा लोहा है, लोहा को हम तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट इसका जो पार्ट होगा, पार्टिकल होगा, वो क्या कहलाएगा? वो मतलब जो है एटम कहलाएगा। हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे एटम्स मिलकर के किसी एलिमेंट का निर्माण करता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एटम इज द यूनिट ऑफ गिवन एलिमेंट। एटम जो होता है उस दिए गए तत्व का जो है क्या होता है? यूनिट होता है, इकाई होता है। तो एटम इज द यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। तत्व का इकाई परमाणु होता है भाई। अब जो कुछ इंफॉर्मेशनल ध्यान रखिएगा भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक जो है क्रियाशीलता वाला तत्व कौन है? सबसे अधिक क्रियाशीलता वाला तत्व कहने का मतलब मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अगर पूछा जाए मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है भाई, तो बोलेंगे पोटासियम। पोटासियम जो है हमारा जो है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है, इसलिए मोस्ट रिएक्टिव धातु जो है हमारा पोटासियम होगा। मोस्ट नॉन रिएक्टिव मेटल, अगर कहा जाए भाई सबसे कम क्रियाशीलता वाला जो तत्व होगा वो कौन सा होगा? हमारा सोना होगा। जब हम आपको बताएंगे जी रिएक्टिविटी सीरीज, जब हम आपको बताएंगे भाई
इसमें सबसे ऊपर में हमारा पोटेशियम है और सबसे नीचे में हमारा क्या है, सोना है। मेटल विच प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन अर्थ क्रस्ट, भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले, पूछा जाता है कि भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले यानी अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन होगा भाई, तो एल्युमिनियम, याद रखिएगा। भूपृष्ठ पर पाया जाने वाला सर्वाधिक धातु एल्युमिनियम है। मेटल विच प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन अर्थ क्रस्ट, भूपृष्ठ पर पाया जाने वाला जो है सबसे जो है अधिक मात्रा में पाया वाला धातु कौन हो जाएगा भाई, एल्युमिनियम हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भूपृष्ठ पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन बताएंगे आप। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिमेंट दैट प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन अर्थ क्रस्ट, भूपृष्ठ पर पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन है, ऑक्सीजन है। प्लेटिनम, आयरन और टंगस्टन, याद रखना मेरे भाई। प्लेटिनम आपका जो है प्लेटिनम, आयरन और टंगस्टन ऐसे मेटल है जो कि मरकरी के साथ मिलकर अमलगम का निर्माण नहीं करते। जो धातु होते हैं भाई है ना, वो मरकरी के साथ मिलकर के अमलगम का निर्माण करते हैं, लेकिन प्लेटिनम हो गया, आयरन हो गया, टंगस्टन हो गया, ये ऐसे धातु हैं जो कि निर्माण नहीं करते हैं अमलगम का। उसके बाद देखो क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक चमकीला द्रव कौन सा है, ब्राइटेस्ट नॉन जो है लिक्विड, तो सबसे अधिक चमकीला द्रव है हमारा मरकरी है। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व, ये रिएक्टिव जो मोस्ट रिएक्ट जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब होता है जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। और फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है भाई, जहां कहीं भी रहता है इलेक्ट्रॉन को पहले अपनी तरफ खींच लेता है। ये बात समझ में आया भाई। अब हम लोग जो है देखेंगे टाइप ऑफ एलिमेंट्स। टाइप ऑफ एलिमेंट्स में हम लोग जो है मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट के बारे में चर्चा करते हैं। एलिमेंट के प्रकार के बारे में हम लोग जाने। एलिमेंट तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु तथा उपधातु। धातु और अधातु में पहले हम लोग डिफरेंस देख लें। देखो भाई धातु जो है कि बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा का मतलब क्या हुआ कि अगर हम एटम की बात करें भाई, तो आप जानते हो कि एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है। और बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसी को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मेटल जो होते हैं उसके बाह्यतम कक्षा में सामान्यतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम मेटल के रूप में लेते हैं सोडियम को भी, तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2, 8, 1। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 1। अगर हम मैग्नीशियम लेते हैं तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12, जिसमें कि आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या लिखोगे भाई, 2, 8, 2 लिखोगे। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। अगर हम एल्युमिनियम की बात करते हैं तो एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सामान्यतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो मैंने यहां लिखा दिया, मेनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल इज 1, 2 और 3। धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर नॉन मेटल की बात करें भाई, जैसे मान लो कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की संख्या होती है कितनी, 7। तो उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5। ऑक्सीजन का होता है 8, तो पहले में होगा 2, उसके बाद होगा 6, यानी हो गया बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर क्लोरीन की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, 2, 8, 7 लिखेंगे। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा भाई, 7। तो हम ये फाइनली यहाँ पर रिजल्ट ये मेरा निकला भाई कि नॉन मेटल के बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी मेनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नॉन मेटल इज 5, 6 और 7। अधातु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6 और 7 होता है। अब देखो भाई जितने भी एटम्स हैं, हर एटम की टेंडेंसी होती है कि हम अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निष्क्रिय गैस की तरह अचीव कर ले। अगर वो निष्क्रिय गैस बन जाएगा तो फिर
उसे बॉन्ड फॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं होगी, न तो इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता होगी, न इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता होगी, और न शेयरिंग की आवश्यकता होगी भाई। जस्ट लाइक हम सभी, आप लोग इंक्लूडिंग मी, है ना, सभी लोग जो है इतने जो बेच जो वैकेंसी आती है हम फॉर्म भरते हैं, ये करते हैं वो करते हैं भाई। कुछ बच्चे जो है सुबह से शाम तक परेशान हैं, है ना, कभी कोचिंग कभी क्लास कभी ट्यूशन, जहाँ तहाँ जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं भाई? बस सिर्फ अपने आप को स्टेबल करने के लिए। उसी प्रकार से स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए एटम में भी इस प्रकार का भागदौड़ होता है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है। इसलिए एटम भी चाहते हैं कि हम हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो वो कैसा हो जाए, इनर्ट गैस की तरह हो जाए। फिर ऑक्टेट पूरा हो जाएगा भाई, फिर जो है इस तरह का झंझट समाप्त हो जाएगा। इसके लिए अगर हम मान लीजिए कि मेटल के बाह्यतम कक्षा में 1 2 या 2 3 इलेक्ट्रॉन है भाई, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर बाह्यतम कक्षा में है तो उसे त्याग किया जा जाएगा, ज्यादा आसान हो जाएगा कैसे 7 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय। तो मेटल की टेंडेंसी होती है क्या, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके 1 2 3 की बाह्यतम कक्षा में है तो 1 2 3 त्यागना आसान है, ये त्याग करके जो है अपने जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है, किसके, इनर्ट गैस की तरह। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन फॉर अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस। यानी निष्क्रिय गैस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण करने के लिए मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को त्याग करना। और नॉन मेटल क्या टेंडेंसी होगी भाई? तो नॉन मेटल यहां पर जो है नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी अधातु की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। क्यों? क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा, 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बजाय। 6 इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा, 7 है 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा भाई। इसलिए इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को क्या करने का, गेन करने का। हमने यहाँ लिखा है नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन फॉर अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस। नेक्स्ट देखो भाई, अब सिंपल सी बात है भाई, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज आप जानते हो, निगेटिव चार्ज। और यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लेगा तो कैसा चार्ज होगा उस पर भाई, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और अगर वो देगा तो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को त्यागने का। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर मेटल क्या करते हैं, धनायन का निर्माण करते हैं। जैसे देखो, अगर मान लो कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। अब इधर देखिए अधातु के बारे में, नॉन मेटल के बारे में क्या होगा भाई। नॉन मेटल के बारे में मैंने कहा कि इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कैसा चार्ज डेवलप होगा मेरे भाई, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अगर मान लिया जाए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्लोरीन पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर क्या होगा, ट्रिपल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग देखते हैं भाई कि मेटल जो है, आप जानते हो कि धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जितने भी धातु तत्व हैं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन नॉन मेटल के बारे में अगर देखा जाए तो नॉन मेटल जो है एग्जिस्ट इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट। नॉन मेटल जो है तीनों भौतिक अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको कि आप ध्यान रखिएगा कि पारा पारा एक ऐसा मेटल है जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है भाई। जबकि हमने यहाँ पर लिखा था कि नॉर्मली मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, लेकिन अपवाद में हमारा पारा है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। उसी प्रकार से ब्रोमीन जो है एक ऐसा अधातु है भाई जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। अब यहाँ पर देखो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं ये जो है विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। लेकिन अपवाद के रूप में हमारा क्या है, लेड है, सीसा है, एक ऐसा धातु जो कि विद्युत तथा ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। तो याद रखना मेरे भाई, अधातु जो है
हमारा जो है ऐसा मेटल है लेड, एक ऐसा मेटल जो कि विद्युत था उष्मा का क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, जबकि अधिकांश जो है और सभी मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इसके विपरीत नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अधातु जो होते हैं विद्युत था उष्मा के कुछ अलग होते हैं, लेकिन याद रखिएगा ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत था उष्मा का क्या होता है भाई, सुचालक होता है। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि मेटल जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट करने का मतलब क्या हो मेरे भाई, अवकारक की तरह का कार्य करते हैं। यानी अवकारक हम उसको कहेंगे, है ना, जो कि अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करा लेगा, है ना। तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, अपना जो है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि जब वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है भाई, जैसे यहाँ पर देखो कि सोडियम जब सोडियम के फॉर्म में है तो इस पर कोई चार्ज नहीं है तो ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, जीरो हो गया। लेकिन जब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया तो क्या होगा, +1 हो गया। यानी जीरो से ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, बढ़ गया है। यहाँ पर भी देखिए नहीं कुछ जीरो, जीरो से बढ़ के 2 हो गया, यहाँ पर जीरो से बढ़ के 3 हो गया। यानी जो कि अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा लेता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेटल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है, अपकारक की तरह कार्य करता है, और नॉन मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करते हैं, है ना, वो जो है ऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं। अब देखो भाई ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल, मेटल के जो ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेसिक प्रकृति के होते हैं, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जबकि अगर हम कहा जाए ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल एक्ट्स एज एसिडिक नेचर, ये क्या करते हैं भाई, नॉन मेटल जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड जो है एक अम्लीय प्रकृति का होता है भाई, जो कि धातु के क्या है, ये अधातु के क्या होते हैं, अधातु के ऑक्साइड्स अम्लीय प्रकृति के होते हैं। भाई यहाँ और छूट गया है, देख लीजिए अधातु, अधातु के ऑक्साइड्स अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मेटल्स आर टेंसाइल एंड डक्टाइल, ध्यान दीजिएगा मेटल जो होते हैं वो टेंसाइल होते हैं। टेंसाइल का मतलब होता है भाई आघातवर्ध, यानी जब पीटेंगे तो क्या होगा, चपटा हो जाएगा, उसे बोलते हैं आघातवर्ध। सोना जो है सबसे ज्यादा चपटा जो है किया जाने वाला धातु है, और सोना ही को हम तार के रूप में सबसे ज्यादा खींच सकते हैं। तो गोल्ड इज द मोस्ट टेंसाइल एंड डक्टाइल मेटल, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जो होते हैं वो भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, चूर चूर हो जाने वाले होते हैं, है ना। इसलिए इसको कहा जाता है कि नॉन मेटल्स आर ब्रिटल और धातु भंगुर होते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर थोड़ा सा और देखा जाए तो भाई धातु जो होते हैं वो जल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, और साथ ही साथ ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। लेकिन वह धातु इस तरह का कोई कार्य नहीं करता है भाई। इस प्रकार से ये जो डिफरेंस था हमारा मेटल नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस भी है, और साथ ही साथ जो है प्रॉपर्टीज को भी शो कर रहा होता है भाई किसकी क्या प्रॉपर्टीज है। अब है हमारा नॉन मेटल, इसको मेटल वाइड, तो मेटल वाइड हम उसको कहेंगे भाई जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों के ही कैरेक्टर को गवर्न करेगा। जैसे हमारा जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, सिलिकन हो गया, है ना। तो ये सारे जो है उपधातु हैं। इस प्रकार से आज हमने आपको जो है एलिमेंट्स के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है कंपाउंड और मिश्रण के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू मेरे भाई, ओके बाय।